एक अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंसर के रूप में जापान की भूमिका ने उन्हें पूरे एशियाई महाद्वीप में महत्वपूर्ण रिश्ते बनाने में मदद की है। जापान एशिया के कुछ सबसे आशाजनक देशों के निर्माण में मदद के लिए सहायता, ऋण, यहाँ तक कि दान के माध्यम से भी सहयोग कर रहा है। इस महाद्वीप में जितने भी राष्ट्रों की इसने मदद की है, उनमें एक राष्ट्र सदैव अग्रणी रहा है, जिसका नाम है भारत। भारत धीरे धीरे अगली आर्थिक महाशक्ति बन रहा है और आने वाले दशकों में संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन से प्रतिस्पर्धा करने की उम्मीद रखता है। जापान एक ऐसा देश जो अपनी ढहती जनसंख्यिकी के कारण पिछड़ रहा है और मुस्तैदीगिरी के तहत भारत की अर्थव्यवस्था में मदद कर रहा है। इसकी सहायता इक्विटी अधिग्रहण से लेकर तकनीकी सहयोग तक और सबसे महत्वपूर्ण रूप से हमारे आज के विषय ऋण तक है। हाँ, जापान हमेशा से कई देशों का ऋणदाता रहा है और भारत भी इसका अपवाद नहीं है। जापान कई कारकों के माध्यम से ऐसा कर रहा है। अपने आधिकारिक सरकारी प्रतिनिधि, जिसे जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी के नाम से भी जाना जाता है, या यहाँ तक कि जापानी बैंकिंग कंपनियों जैसे निजी संस्थानों के माध्यम से भी, और भारत को इस प्रकार के ऋण ने देश को बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए हमेशा ही प्रेरित करने के लिए मदद की है। और सबसे बढ़कर बात यह है कि भारत हमेशा जापान के ओडीए का शीर्ष प्राप्त करता रहा है। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यकीनन यह है कि यह कितने का ऋण है, भारत पर जापान का कितना बकाया है और जापान भारत को कितना ऋण दे रहा है। और इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि जापान आखिर भारत के लिए ऐसा क्यों कर रहा है, इसके पीछे जापान की क्या महत्वाकांक्षा है। आइए सब जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। मगर इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक बटन को जल्दी से जल्दी दबाइए, ताकि इस केस स्टडी में आगे बढ़ने से पहले आप थिंक टॉक को सब्सक्राइब कर सके और आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। तो चलिए इस केस स्टडी में आगे बढ़ते हैं। खैर, इसे संक्षिप्त में प्रस्तुत करना काफी कठिन होगा। सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि आखिर जापान दशकों से भारत को ऋण दे रहा है और इसमें से कुछ ऋण का भुगतान भी भारत कर चुका है। इसमें एक बहुत खास बात यह भी है कि जैसे जापानी ऋणों पर ब्याज दरें 0.0% से भी कम होती है। इसे आमतौर पर हम इंटरेस्ट फ्री लोन भी कह सकते हैं। पर जापान को इससे क्या हासिल होने वाला है? वैसे देखा जाए तो कुछ नहीं। वास्तव में बेहद कम ब्याज दर के कारण उन्हें मुद्रास्फीति का भी नुकसान हो सकता है। पर भारत को हासिल क्या हुआ? तो बहुत कुछ। लेकिन जापान द्वारा भारत को दिए जाने ऋण के पीछे मात्रात्मक आंकड़ों को सही मायने में समझने के लिए आइए आधिकारिक तौर पर प्रकाशित कुछ प्रमुख डेटा बिंदुओं पर नजर डालते हैं। सबसे पहले हमारे पास तथाकथित JICA आधिकारिक सरकारी एजेंसी है। JICA के माध्यम से जापान ने भारत को अब तक अरबों डॉलर या जापानी येन खरबों का ऋण दिया है। वे इस माध्यम से किया जाता है जिसे जापान ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंट या ODA कहता है। एक डेटा स्रोत जिसका अनुमान है कि 2010 से 2020 के बीच जापान ने भारत में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 3.1 ट्रिलियन जापानी येन से भी अधिक की प्रतिबद्धता जताई है। यह लगभग 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर होता है। यह बहुत बड़ा है और इससे देश को बहुत मदद मिलती है। मोफा द्वारा प्रकाशित एक अन्य डेटाबेस से पता चला है कि जापान ने 2016 तक 53 ट्रिलियन जापानी येन से अधिक भारत को मदद की है। यह भी एक और बड़ा आंकड़ा है। इन 53 ट्रिलियन येन को ऋण सहायता के रूप में दर्शाया जाता है और आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार यह देश के विभिन्न स्रोतों में जाता है, जैसे सिविल स्टेटमेंट से लेकर पुलों और सड़कों के निर्माण तक और यहाँ तक कि मेट्रो परियोजना तक भी। इसके अलावा इसमें अधिकांश ऋण अमेरिकी डॉलर के रूप में नहीं भेजे जाते हैं, बल्कि उन्हें जापानी येन के रूप में भेजा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण परियोजना में से एक उदाहरण देने के लिए मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे का दे सकते हैं। मार्च 2023 तक की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 300 बिलियन से अधिक जापानी येन का वितरण देखा गया। अब सरकार द्वारा दिए गए धन के बाद एक और भी एक कारक है प्राइवेट सेक्टर। जापानी वित्तीय संस्थान भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। हालांकि निश्चित रूप से सरकार जितनी बड़ी नहीं, लेकिन JICA की तरह वास्तव में कोई एकल आंकड़ा नहीं है। चूंकि ये ऋण इतिहास और डेटा की एक विशाल श्रृंखला के साथ दिए गए हैं, लेकिन आपको यह बताते चले कि वास्तव में कैसा देख सकता है।
हम कुछ उदाहरण दे सकते हैं। जून 2023 में भारतीय स्टेट बैंक की ओर से 2 चरणों में लोन देने की घोषणा की गई। जापान फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन ने मित्सुबिशी एफजे और सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन के साथ भारतीय स्टेट बैंक को 13.5 बिलियन येन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इस पैसे का उपयोग भारत ने एजीपी सिटी गैस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित सिटी गैस वितरण नेटवर्क व्यवसाय के विकास और संचालन के लिए किया जाएगा। मार्च 2023 में जापान फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन द्वारा एक और ऋण में 2.6 बिलियन येन जो सुमितोमो एमआईसुई द्वारा भारतीय कंपनी एंटनी लारा रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को भारत में वेस्ट से ऊर्जा परियोजनाओं को वित्त पोषित करने में मदद के लिए सह वित्त पोषित किया गया है। अब जेबीआईसी ने भारत को अरबों का ऋण दिया है, चाहे वह स्टेट बैंक के माध्यम से ही हो या निजी क्षेत्रों के माध्यम से। लेकिन हम पहले से ही देख सकते हैं कि यह क्या हो रहा है। जापान का बैंकिंग क्षेत्र वास्तव में भारत के निजी क्षेत्र को ऋण देने में मदद कर रहा है। अब तीसरा एक महत्वपूर्ण और छुपे हुए कारक के बारे में भी हमें देखना चाहिए, जैसे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। एडीबी एक क्षेत्रीय विकास बैंक का भारत में एक इतिहास है। एडीबी जो फिलीपींस में स्थित है, वास्तव में कुछ हद तक जापानी नेतृत्व वाला इसे बैंक कह सकते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जापान हमेशा बैंक के सबसे बड़े शेयरधारकों में से एक रहा है और 1966 से इसकी स्थापना के बाद इसका अध्यक्ष भी जापानी रहा है। अब एबीडी 1986 से भारत में परिचालन कर रहा है और इसकी आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार इसमें 59.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की परियोजनाओं और तकनीकी सहायता की संचयी प्रतिबद्धताएं जताई है। आप पहले ही देख चुके होंगे कि जापान के लिए भारत कितना महत्वपूर्ण है। वे न केवल आधिकारिक ओडीए के माध्यम से, जापानी बैंकों के माध्यम से या यहाँ तक कि देश के बाहर स्थित क्षेत्रीय विकास बैंक के माध्यम से भी मौजूद है। वे मूल रूप से भारत के, यदि वास्तव में नहीं तो भारत के सबसे बड़े विकास साझेदारों में से एक हो सकते हैं। इन सब के बारे में मजेदार बात है, जैसा कि हमने पहले देखा है, यह है कि जापानी ऋण बहुत कम ब्याज दरों पर आते हैं। आप इन्हें आधिकारिक जीआईसीए वेबसाइट के माध्यम से देख सकते हैं, जहां वे ब्याज दरें, पुनर्भुगतान की अवधि और अन्य छोटे विवरणों के साथ व्यक्तिगत परियोजनाएं प्रकाशित करते हैं। लेकिन वास्तव में जो मायने रखता है वह यह है कि अधिकांश ब्याज दरें 0.1 से लेकर 0.01% तक बैठती है। और जैसा कि हमने पहले देखा, अगर भारत 0.01% की ब्याज दर वाला ऋण देता है तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी जीत होगी। पर दूसरी ओर जापानी अर्थव्यवस्था के लिए ऐसा लोन जो 0.01% से दिया गया है, वो लाभ कैसे कमा सकता है। इसे अन्य निवेश माध्यमों में निवेश करना कोई आसान काम नहीं होगा। फिर भी उन्होंने इसे भारत को उधार देना ही क्यों चुना? अगर आप पूछेंगे क्यों, तो खैर यह सरल है। कूटनीति, क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा, ऐतिहासिक संबंध, व्यापार संबंध और आर्थिक विचार। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सब कुछ कूटनीति के बारे में है। यह कम ब्याज दरें न केवल जापान के राजनयिक संबंधों को बढ़ावा देती है, बल्कि प्रभाव, व्यापार और प्रतिष्ठा को भी बढ़ावा देती है, क्योंकि भारत एक उभरती हुई आर्थिक और राजनीतिक महाशक्ति है जो चीन और अमेरिका दोनों से मुकाबला करने में सक्षम बन सकती है। ऐसे में एक शक्तिशाली देश और राजनीति के साथ होना जापान के लिए भी जरूरी हो जाता है। खास करके हाल ही के दिनों में जापान और चीन के संबंध और जापान और अमेरिका के संबंध देखें तो इसलिए दिन के अंत में हम यह कह सकते हैं कि यह एक जीत जीत वाली स्थिति है। लेकिन फिर भी हमें बताइए कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। पर जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।